अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है ना फेडरल बोर्ड में कंप्यूटर साइंस की, इसका जो यूनिट 1 है इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 जो है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग MCQs। तो इनमें से ना जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो लगाना है। इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट is the binary representation of the decimal number -43 using 8-bit 2's complement notation। तो यहाँ पे ना जो 8 बिट के ना वो 2's complement के तरीके से 43 वो जो है -43 इसकी बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करके दिखानी है। तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है इसका। वैसे जो आंसर है ना ये वाला जो बी वाली ऑप्शन है 11010101, लेकिन इसका रीज़न क्या है ना कि ये आंसर कैसे आया है। तो 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट में ना रिप्रेजेंट करना है पहले -43 को, पहले 43 को ना बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस पे 2 का टेबल लेके जाते हैं, जैसे LCM फाइंड करते हैं। तो 2 का टेबल जैसे ये सामने ही है, 43 पे लेके जाएं तो नहीं जा सकता ना, 21 टाइम लेके जाएं तो 42 होता है, और रिमेनिंग में जो 1 है ना रिमाइंडर वो आगे लिख लेना है। हर दफ़ा इसी तरह ही 2 से इसको डिवाइड करते जाना है। अगर टेबल उस पर कम्प्लीटली चला जाए तो 0 लिखना है, और अगर 1 बाय जाए तो वो आगे लिख लेना है। तो जब ये आंसर आता है ना तो नीचे से स्टार्ट करना, ये जो सबसे नीचे 1 है ना, फिर ये साइड में जो 01 01 1 इन सब को मिला के लिखेंगे तो ये बाइनरी में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था ना कि इसको 2's कम्प्लीमेंट मेथड से करना है, तो उसके लिए पहले जो ये है ना इसका 43 जो है इसको 8 बिट में कैसे तब्दील करेंगे कि 43 का जो आंसर आया था ना पहले वो लिख लें। उसके बाद अगर इसके 8 डिजिट कंप्लीट नहीं है तो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ लगा के ना तो 8 कंप्लीट कर लें। उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन सबको इन्वर्ट कर दें, यानी ज़ीरोज़ को 1 में और 1 को 0 में। और जब ये आंसर आ जाए तो आपने 1 को ऐड करना है, और 1 को ऐड करने के बाद ये जो रिज़ल्ट है वो लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इसकी ये वाली ऑप्शन है ना बी वाली, ये फाइंड आउट करनी है, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड के साथ। सेकंड जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स करस्पॉन्ड टू द हेक्साडेसिमल नंबर 3FA7। तो जैसे सेल में से ना कौन सा जो बाइनरी नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर जो है 3FA7 के इक्वल है। तो इसकी जो ऑप्शन है ना ये ए वाली 0011, फिर 4 दफ़ा 1 है, फिर 1010, फिर 01111। लेकिन ये ऑप्शन कैसे लानी है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना कि जैसे 3 को तो 11 कहते हैं, वही जो अभी हमने फर्स्ट वाले में सीखा था ना कि 3 पे 2 का वो उसका टेबल लेके जाएं तो 2 1 2 और बाकी रिमाइंडर 1 आता है तो 11 बनता है ना। लेकिन क्योंकि 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में इसके 4 नंबर पूरे करने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड पे 2 0 लगा लें। इसी तरह जो F है ये क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो इसमें F जो है वो 4 दफ़ा 1 1 लिखना है। A जो है वो 10 10 और 7 जो है वो 0 1 1 1, क्योंकि 7 के बाद ना इसमें ABC स्टार्ट हो जाती है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे वो ये जो सारे आए ना वर्ड नीचे 3FA और 7, इन सब की जो वैल्यूज़ आई हैं इन सब को कंबाइन कर देंगे तो जो बनेगा ना नंबर वो इसका डेसिमल नोटेशन होगी। नेक्स्ट में जो स्टेटमेंट है ना, हाउ डज द ASCII कोड फॉर द कैरेक्टर Z90 ना इन डेसिमल लुक इन बाइनरी। तो इसमें ये बताना कि 90 ASCII कोड में ना कैसा दिखाई देता है। तो इसकी जो आंसर है ना सही वाला ये 010 11010, तो ये वाला आंसर है। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि जो ASCII कोड है 90 जो है वो डेसिमल में विच कन्वर्ट्स टू 010 11010, लेकिन इसको निकालने का मेथड वही है कि 2 से उसका LCM ले लेना है। तो LCM लेंगे और हर दफ़ा 2 का टेबल लेके जाएंगे। अगर टेबल कम्प्लीटली चला जाए तो एंड में 0 लिखना है, और अगर 1 रिमाइंडर हो तो 1 लिखना है, और एंड में नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक जो सारे वर्ड है ना रिमाइंडर वो सब लिख लेने हैं। इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इन एन 8 बिट साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो 8 बिट जो है साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, इसमें रेंज जो है ना वैल्यूज़ की वो किस हद तक उसमें जो कदरें होती हैं ना उनको वैल्यूज़ को ज़ाहिर की जा सकती हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ना -1 to 8 से लेके 1 to 8 तक, और इसका रीज़न जो है ये एक्सप्लेनेशन के 8 बिट साइन इंटीजर्स जो है उनकी रेंज जो होती है -2⁻7 से लेके यही जो -128 है, और 2⁻7 - 1 यानी
127 तक होती है। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ 10 बिट बाइनरी नंबर। तो 10 बिट जो है ना बाइनरी नंबर, उससे कितनी मुख्तलिफ वैल्यूज़ ज़ायद की जा सकती हैं। तो इसका जो मेथड होता है, इसका आंसर जो है ना 1024, लेकिन इसको फाइंड करने का रीज़न जो है ना, इसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। तो n मीन्स कि 10 बिट है तो n की जगह 10 लिख लें और 2 की पावर 10 जो होती है वो 1024 के इक्वल होती है। आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्स जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए अंजाम नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया जाता। तो इसमें जो ऑप्शन है ना, ये ईमेल मैनेजमेंट, तो ये वाली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या रीज़न, ईमेल मैनेजमेंट इज़ हैंडल्ड बाय ईमेल क्लाइंट सर्वर्स नॉट द ओएस। द ओएस फोकसेस ऑन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ फोकस करते हैं हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे और सोर्सेज की मैनेजमेंट पे, यानी उसके अंदर जो भी मैनेज वगैरह करना है ना वो इसको करते हैं। यानी ईमेल मैनेजमेंट जो है ना वो क्लाइंट या सर्वर के अंडर होती है, उसका कंट्रोल जो है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। तो कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वक्त में ना मुतअद्दिद कामों को अंजाम देने की इजाज़त या उसको अलाउ करता है। तो यहाँ पे ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग वाली ऑप्शन है ये लगानी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, मल्टी प्रोग्रामिंग enables concurrent execution by keeping multiple tasks in memory and switching the CPU between them। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी में ना एक से ज़्यादा यानी मुतअद्दिद या मल्टीपल कामों को ना रख कर CPU इनके दरमियान ना स्विच करके एक साथ काम करने की जो सहूलत है ना वो देती है, यानी अलाउ करती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच स्टेट ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंट दैट इट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट वेटिंग फॉर CPU टाइम। तो प्रोसेस की कौन सी जो हालत होती है ना, स्टेट, वो जाहिर करती है कि वो प्रोसेस के लिए रेडी है लेकिन CPU के उसका ना वक्त का इंतज़ार कर रहा है। तो इसमें ना रेडी स्टेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट इज़ लोडेड इन मेमोरी एंड अवेट CPU एलोकेशन बाय द स्केजुलर। तो रेडी स्टेट में मौजूद जो प्रोसेस मेमोरी में ना जो लोड होती है और स्केजुलर के ज़रिए ना CPU वक्त मिलने का इंतज़ार करती है वो। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्रोसेस स्केजुलर। प्रोसेस स्केजुलर का बुनियादी मकसद क्या है। इसका जो आंसर है, टू मैनेज CPU यूटिलाइजेशन। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना इस आंसर को सिलेक्ट करने की, द स्केजुलर ऑप्टिमाइजेज CPU यूजेज बाय डिटरमाइनिंग द ऑर्डर एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो जो स्केजुलर है प्रोसेस के अमल के दौरान और इसका जो ऑर्डर है ना, तरतीब, ये डिसीजन करती है कि CPU के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है वो। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच मेमोरी मैनेजमेंट अप्रोच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। तो कौन सी जो है ना मेमोरी मैनेजर का कौन सा तरीका जो है वो मेमोरी को फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में ना तकसीम करता है, डिवाइड करता है। तो इसमें पेजिंग वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो पेजिंग क्या है, पेजिंग डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज पेजेस। तो ये जो है मेमोरी को फिक्स साइज़ के जो पेजेस है उसमें तकसीम करती है, जिससे अलाइनमेंट ना इजी हो जाती है और मेमोरी का जो कटिंग का या रिडक्शन का जो सिस्टम है वो कम होता है। यहाँ पे पेजिंग जो है ना इसका जिक्र आया है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो पेजिंग जो है इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम इन विच ईच प्रोसेस इज़ डिवाइडेड टू फिक्स साइज पेजेस। और नेक्स्ट में ना आगे जो एक सेगमेंटेशन के बारे में भी आएगा। तो सेगमेंटेशन जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है जिसमें प्रोसेस जो है वो डिवाइड करता है वेरिएबल साइज सेगमेंट में, यानी उसमें एक जैसे वो जो पेजेस हैं उनको एक जैसे हिस्सों में डिवाइड नहीं करता। तो 11 जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंटरप्ट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट्स का बुनियादी मकसद क्या है। इसका जो आंसर है ना, टू हैंडल इमीडिएट इवेंट्स। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्ट्स अलर्ट द CPU टू पॉज करंट टास्क एंड एड्रेस अर्जेंट इवेंट्स लाइक हार्डवेयर रिक्वेस्ट। तो इंटरप्ट्स जो है CPU को मौजूदा कामों को रोक कर ना उनको स्टॉप करके फौरी जो होते हैं ना इमीडिएट जो इवेंट हो रहे होते हैं, जैसे हार्डवेयर की जो रिक्वेस्ट होती है उनको संभालने का ना सिग्नल देता है, इशारा देता है वो। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच स्केजुलिंग एल्गोरिथम असाइन CPU टाइम इन फिक्स टाइम स्लाइसेस टू ईच प्रोसेस इन अ साइक्लिक ऑर्डर। तो कौन सा स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है हर प्रोसेस को है ना एक मखसूस वक्त का ना
एक ख़ास स्लाइस या टाइम का एक पीरियड देता है। और ये जो है ये साइकिल जो है एक ख़ास तरतीब में जारी रहता है, ख़ास ऑर्डर में। इसका जो आंसर है ना राउंड रॉबिन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, राउंड रॉबिन यूजेस फिक्स टाइम स्लाइसेस, यानी जिसको क्वांटम भी बोलते हैं, फॉर ईच प्रोसेस इन अ सर्कुलर क्यूई इंश्योरिंग फेयरनेस। तो राउंड रॉबिन प्रोसेस जो है इसको ना एक मुकर्ररा वक्त यानी क्वांटम देता है, और ये सिलसिला गोल यानी एक जैसे ना साइकिल होता है उसमें चलता रहता है, जिससे फेयरनेस जो है वो काबिल यकीन हो जाती है, इंश्योर हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। तो मेमोरी मैनेजमेंट की कौन सी जो टेक्निक है वो मेमोरी को फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में तकसीम करती है? इसके बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पेजिंग जो है ना ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो पेजिंग जो है स्प्लिट करती है मेमोरी को इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स यानी पेजेस में, फॉर एफिशिएंट एलोकेशन, ताकि सही तरीके से ना मुअस्सर तरीके से अलाटमेंट जो है वो हो सके। तो 14 जो है, विच टाइप ऑफ होस्टिंग इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड रनिंग सॉफ्टवेयर ऑन सर्वर्स लोकेटेड विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल प्रेमिसेस। तो कौन सी होस्टिंग में ना सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन के अपने यानी लोकल सर्वर्स पर इंस्टॉल करके ना चलाया जाता है। तो इसमें ओन प्रेमिसेस होस्टिंग ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग जो है यूजेस लोकल सर्वर्स ओन्ड मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुल कंट्रोल। ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो लोकल सर्वर्स हैं ना उनको खुद चलाती है, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना उसको मुकम्मल कंट्रोल रहता है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का कौन सा जो जुज़्व है ना वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को ना मशीन कोड में तब्दील करता है। तो यहाँ पे ये जो कंपाइलर वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है, और इसका जो रीज़न है ये एक्सप्लेनेशन है। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड जैसे कि पाइथन है, C++ है, इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड। तो कंपाइलर हाई लेवल कोड्स जो होते हैं उनको मशीन को समझ आने वाली ना जो बाइनरी कोड है उसमें तब्दील करता है। यहाँ पे इसके जो MCQs है ये कंप्लीटेड है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर है इनको डिस्कस आउट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन 1 है, What is the significance of the most significant bit MSB जो है in signed binary numbers। तो signed binary जो numbers हैं उनमें सबसे अहम जो MSB की उस क्या अहमियत है, उसकी significance क्या है? तो इसका आंसर जो है the most significant bit MSB in signed binary numbers shows whether the number is positive or negative। तो ये जो MSB है इस में जो साइंड बाइनरी नंबर्स हैं उनमें सबसे अहम जो होता है ना MSB में, ये जाहिर करता है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन मोस्ट सिस्टम्स इफ़ MSB इज़ ज़ीरो द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो अगर तो ज़ीरो है ना कोई भी MSB में नंबर तो मोस्टली वो पॉजिटिव होता है, और इफ़ MSB इज़ 1 तो अगर MSB जो है वो 1 है तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इज़ इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम। तो बाइनरी डिजिट क्या है ना, और ये कंप्यूटर सिस्टम में बुनियादी हैसियत क्यों रखता है? इसका जो आंसर है, बाइनरी डिजिट बिट जो है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा ईदर 0 और 1। तो बाइनरी जो डिजिट है बिट डेटा की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना यूनिट है, जो या तो 0 होती है या फिर 1। इट इज़ फंडामेंटल बिकॉज कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी टू परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। तो ये फंडामेंटल इसलिए है या इसकी हैसियत बुनियादी इसलिए है क्योंकि जो कंप्यूटर है तमाम जो उनका हिसाब होता है ना काउंटिंग वो करने और मालूमात वगैरह जो भी है ना इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करने के लिए ना वो बाइनरी डिजिट्स को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई आर बाइनरी नंबर्स मोर एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर कैलकुलेशंस देन डेसिमल नंबर्स। तो कंप्यूटर की कैलकुलेशन में बाइनरी नंबर जो हैं वो डेसिमल नंबरों की, डेसिमल ये जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर क्यों है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट क्यों है? तो इसके जो आंसर है, बाइनरी नंबर्स
are more efficient because computers work on electrical signals that have two states, on one and off जो है वो ज़ीरो। तो बाइनरी नंबर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट या मौसर होते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ना सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, यानी ऑन और ऑफ। तो ऑन के लिए वन और ऑफ के लिए ज़ीरो, ये मोस्टली यूज़ किया जाता। तो यूजिंग बाइनरी सिंप्लीफाइज सर्किट डिज़ाइन एंड प्रोसेसिंग। तो बाइनरी का इस्तेमाल जो है वो सर्किट के डिज़ाइन और उसका जो प्रोसेसिंग है ना उसके अमल को आसान बना देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू ASCII एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ASCII और यूनिकोड जो ये कैरेक्टर्स हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है ना नुमाइंदगी में, ये कैसे मुख्तलिफ हैं। तो इसका जो आंसर है, ASCII यूजेस 7 और 8 बिट टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स मेनली फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पे जो ASCII है ये जो कैरेक्टर्स की नुमाइंदगी के लिए ना 7 या 8 बिट इस्तेमाल करता है ज़्यादातर, मतलब इंग्लिश में ना। और यूनिकोड जो है यूजेस अप टू 32 बिट्स एंड कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस। तो यूनिकोड जो है ये 32 बिट्स तक इस्तेमाल करता है और कई जो ज़ुबानें हैं ना उसके कैरेक्टर्स की नुमाइंदगी कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशनल वैल्यू इन नंबर सिस्टम, गिव 2 एग्जांपल्स। तो ये जो नंबर सिस्टम्स हैं इसमें पोजीशन वैल्यू की क्या अहमियत है और उसकी कोई 2 मिसालें देनी है। तो इसका जो आंसर है, पोजिशनल वैल्यू शोज दैट द प्लेस ऑफ अ डिजिट चेंजेस इट्स वैल्यू। तो ये जो पोजीशन वैल्यू है ये जाहिर करती है ना कि किसी भी डिजिट की जगह इसकी वो जो वैल्यू है ना उसको बदल सकती है, उसकी वैल्यू उससे तब्दील हो सकती है। ये तो एक बात ना जो उन्होंने पूछे तो क्वेश्चन में, लेकिन उन्होंने कहा था एग्जाम्पल भी देनी है। तो एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल इन 345 3 रिप्रेजेंट 300। जैसे आप यूनिट 10 और 100 काउंट करते हैं ना, तो यूनिट प्लेस पे 5 है, 4 जो है वो 10th प्लेस पे और 3 जो है वो 100th प्लेस पे। इस वजह से 3 जो है वो 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाइनरी में ना जैसे ये 101 है, द फर्स्ट वन जो है रिप्रेजेंट 4, ये जो लेफ्ट साइड पे है 1, ये 4 को रिप्रेजेंट कैसे करता है। ये जो बाइनरी डिजिट्स है इनमें जैसे यूनिट के बाद 2 होता है, फिर 2 के बाद 4 होता है, यानी राइट साइड से पहला जो है वो यूनिट है, फिर 0 जो है वो 2 है, फिर 1 जो है वो 4 है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो बाइनरी नंबर को इसके हेक्साडेसिमल के इक्वल में ना तब्दील करने का जो अमल है, उसको कन्वर्ट करने का जो अमल है वो क्या है। तो इसका आंसर जो है, ग्रुप द बाइनरी नंबर इनटू सेट्स ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट साइड पे उनकी ग्रुपिंग करनी है, 4 का सेट बनाना है। फिर देन कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू, और फिर उसकी हर एक को ना वो जो ग्रुप बनाया हुआ है उसको हर एक को फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 मेन इसके स्टेप हैं, आप इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं इसकी एग्जांपल वगैरह लिख के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर ऑपरेशंस में ना मशीन कोड का मकसद क्या है। तो मशीन कोड डायरेक्टली कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। मशीन कोड बराह रास्त यानी डायरेक्टली ना कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, और इट इज़ द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर्स को के ज़रिए समझी जाने वाली ना सबसे जो लो लेवल लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यही है जो मशीन कोड है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वाई कोडिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर, गिव 3 रीजंस। तो कंप्यूटर में कोडिंग स्कीम क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके 3 रीज़न बताने हैं। तो पहले जो कोडिंग स्कीम हेल्प्स स्टोर, ट्रांसफ़र एंड इंटरप्रेट डेटा करेक्टली। कोडिंग स्कीम डेटा को ना सही तौर पर उसको महफूज करने, मुंतकिल करने और अंडरस्टैंड या समझने में ना मदद देती है। फिर दे आल्सो इंश्योर कंपैटिबिलिटी बिटवीन सिस्टम्स, ये निज़ामों के दरमियान में ना सिस्टम के दरमियान मुताबिकत को भी यकीनी बनाती है। फिर लास्टली दे सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान ना जो कम्युनिकेशन है, राब्ता, उसको आसान बनाती है। तो 9th जो है, स्टेट 5 डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड अ थ्रेड ना।
तो प्रोसेस और जो थ्रेड है उसमें 5 फ़र्क बताने हैं। तो पहले जो है, प्रोसेस इज़ अ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, अ थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है यानी खुद मुख्तार होता है, जबकि थ्रेड जो है ये प्रोसेस का हिस्सा होता है। फिर प्रोसेस हैव सेपरेट मेमोरी, थ्रेड शेयर मेमोरी। तो जो प्रोसेस है उनकी मेमोरी अलग होती है, सेपरेट होती है, जबकि थ्रेड जो है वो मेमोरी को बांटते हैं, शेयर करते हैं वो। फिर प्रोसेस आर हैवियर और थ्रेड आर लाइटर। तो प्रोसेस जो होते हैं ये थोड़े हैवी होते हैं और थ्रेड जो होते हैं ये थोड़े लाइट होते हैं, मतलब ज़्यादा मेमोरी वगैरह की इनको उसकी ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोसेसेस आर स्लोअर टू क्रिएट और थ्रेड्स आर फास्टर। प्रोसेसेस जो है ये स्लोली क्रिएट होते हैं और थ्रेड्स जो होते हैं वो फास्टर क्रिएशन होती है इनकी। फिर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस इज़ हार्ड, यानी जो प्रोसेसेस है ना उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, राब्ता जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और बिटवीन थ्रेड इट इज़ ईजियर, और जो थ्रेड्स होते हैं उनके माबैन जो कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ी आसान होती है। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट एंड हाउ डज इट वर्क इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे काम करती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है कंप्यूटर में मेमोरी को मुनज़्ज़म करती है, यहाँ किस यानी स्पेस में ना क्या बनाना है, किस जगह पे कितनी मेमोरी को सिलेक्ट करना है, ये कंट्रोल भी सारा इसी के ही पास है, मेमोरी मैनेजर के पास। तो इट एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोग्राम्स एंड फ्रीज इट व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। तो ये प्रोग्रामों को ना मेमोरी में वो जो इनके लिए स्पेसिफाई की जाती है ना जगह, स्पेसिफाइड करते हैं, उनको मुख्तस करते हैं, और जब ज़रूरत ना हो ना तो फिर इसको खाली भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फ्री अप भी कर सकते हैं। 11 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हेन इट इज़ कॉमनली यूज्ड। तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, उसके अलावा मोस्टली इसको आम तौर पे कहाँ यूज़ या इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो आंसर है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है RTOS प्रोसेसेस डेटा इमीडिएटली, फौरी तौर पर डेटा को प्रोसेस करता है विदाउट डिले, बगैर उसमें कोई भी इंटरप्शन किए, बगैर देर लगाए ना। इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट, रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो ये तिब्बी आलात, रोबोटिक्स में और जो एम्बेडेड सिस्टम है वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों जो है इनमें फ़र्क बताना है, मल्टी प्रोग्रामिंग में और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रिजाइड इन मेमोरी बट ओनली वन रन्स एट ए टाइम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में तो कई जो प्रोग्राम है ना मेमोरी में रह सकते हैं, मगर एक वक्त में उनमें एक ही जो है वो रन कर सकता है, जबकि मल्टीटास्किंग जो है अलाउज मल्टीपल टास्क टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। तो मल्टीटास्किंग में कई काम जो है बैक वक्त यानी एट ए टाइम ही किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट 2 प्रोज एंड 2 कॉन्स ऑफ वन प्रीमिसेस होस्टिंग। तो यहाँ पे ना 2 प्रोज और 2 कॉन्स जो है ऑन प्रीमिसेस जो है उसमें होस्टिंग के बारे में वो बताने हैं। तो प्रोज जो है फुल कंट्रोल ओवर डेटा एंड हायर सिक्योरिटी। ये जो प्रोज है ये मतलब फ़ायदे जो है ना इसके, ये ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग के फुल कंट्रोल डेटा पे और इसकी सिक्योरिटी भी हाई होती है, जबकि कॉन्स जो है ना इसके जो डिसएडवांटेज है, हाई सेटअप कॉस्ट यानी इसको लगाने का वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा खर्चा होता है, और मेंटेनेंस जो है ना उसका भी बर्डन होता है, देखभाल का भी बोझ होता है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन पैच। तो एप्लीकेशन पैच क्या है, गिव की फंक्शंस ऑफ इट। तो इसके क्या अहम जो काम है वो भी बताना है। तो एप्लीकेशन पैच जो है फिक्सेस बग्स एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। तो एप्लीकेशन पैच जो है ये इसके अंदर जो बग्स आते हैं ना, खामियां आप समझ लें, एरर्स और सिक्योरिटी की जो वीकनेसेस हैं उनको दुरुस्त करता है, उनको ना ठीक करता है। तो इट कैन आल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर की जो कारकर्दगी है उसको भी बेहतर बना सकता है। लास्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच।
तो पहले जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस है, वर्क विदाउट इंटरनेट, यानी ये बगैर इंटरनेट के काम कर सकती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसी तरह जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, नीड इंटरनेट, इनको इंटरनेट की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स है। तो जब तक आपका नेट जो है वो काम नहीं कर रहा, तब तक ये भी काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो इनको बहुत ही लॉन्ग करके नहीं लिखा गया, जस्ट जो मेन इनके पॉइंट्स हैं ना उन पे कंसंट्रेट किया है हमने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर विद एग्जांपल्स। तो इसकी आंसर में ना पहले जो डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 10। तो इसमें जो 0 से लेके 9 तक सारे वर्ड हैं ना वो सारे इस्तेमाल होते हैं और इनमें बेस 10 यूज़ होती है। इट इंक्लूड दीज डिजिट्स फ्राम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट इसमें यूज़ होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है 259 जैसे है ना, इसमें मतलब हर तरह के जो हैं, जैसे बेस 5 का, बेस 8 का जो हेक्साडेसिमल है वो भी बीच में एंटर हुआ है। तो ये इसकी डेसिमल नंबर की एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में जो बाइनरी नंबर है ना सिस्टम यूजेस बेस 2। बेस 2 मीन इसमें 2 से छोटे ही वर्ड होते हैं, 0 और 1। तो इट इंक्लूड्स डिजिट्स 0 एंड 1, इसमें 0 और 1 यूज़ होते हैं। और इसकी एग्जांपल में जैसे 1010 जो है बेस 2, तो ये असल में इक्वल है 10 के ना। इसको खैर कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है इसके बारे में हमने थोड़ा सा MCQs वगैरह में भी डिस्कस आउट किया था। उसके बाद जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है यूजेस बेस 8। यहाँ पे जो ऑक्टल सिस्टम है इसमें बेस 8 के मुतालिक होता है ये। इट इंक्लूड्स डिजिट्स फ्राम 0 to 7, यानी इसमें 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल है जैसे 25 जो है बेस 8 इक्वल्स 21 इन डेसिमल ना। तो जैसे ये 25 बेस 8 है तो ये 21 के इक्वल है। इसी तरह जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है यूजेस बेस 16। तो इसमें बेस 16 यूज़ होती है। इट इंक्लूड्स डिजिट्स फ्राम 0 to 9। 9 के आगे जो वर्ड है ना इसमें लेटर्स A से लेके F तक, यानी 10 की जगह A है, 11 की जगह B, 12 की जगह C, इस तरह जाके आगे F तक लिखने हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है ना, जैसे 1A16 इक्वल 26 इन डेसिमल ना। तो 1A16 जो है ये 26 के इक्वल है, इसमें ये जो हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम्स हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस आउट किया है ना सबको, दीज नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये नंबर सिस्टम कंप्यूटिंग में डाटा की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड, इसकी जो एग्जांपल भी देनी है। तो इसका जो आंसर है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट इज़ अ मैथड, ये एक तरीका है 2's कॉम्प्लीमेंट मैथड जो है, जिससे ना टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी, कोई भी नेगेटिव वाला नंबर आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू सिंप्लीफाई बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये जो बाइनरी है ना उसमें जब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का और उसके अलावा जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, उनको करने में आसान होता है, ये उनके लिए आसानी बनाता है। तो जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट को हमने फाइंड करना है तो इन्वर्ट द डिजिट्स एंड ऐड 1। तो पहले तो सारे डिजिट्स को इन्वर्ट करना होता है और फिर उनमें 1 को ऐड करना है। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल को डिस्कस आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल में है ना 5 को पहले हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जो कि इक्वल होता है 101 के। और क्योंकि ये 8 बिट वो 2's कॉम्प्लीमेंट में ना इसकी लेफ़्ट साइड पे 5 ज़ीरोज़ लगा के तो इसके 8 बिट कंप्लीट करने हैं 101 की लेफ़्ट साइड पे। अगर जैसे -5 है तो वो कैसे बन जाएगा कि इन सारों को इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट मीन ये जो सारे 0 थे उनको 1 में चेंज कर दें और जो 1 है उनको 0 में चेंज कर दें। तो इसमें फिर जैसे 1 ऐड करना होता है, तो 1 ऐड करने के बाद जो ये मतलब आएगा ना आंसर, वो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड की कंप्लीशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, डिफाइन द टर्म्स ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, एक्सप्लेन ओवरफ्लो इन नंबर सिस्टम विद 1 एग्जांपल। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की इस्लाहात के बारे में बताना है और ये जो नंबर सिस्टम है ना ओवरफ्लो की वजाहत एक एग्जांपल से करनी है। तो इसका जो आंसर है, ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज़ ग्रेटर देन द रेंज ऑफ डेटा टाइप। तो ओवरफ्लो तब होता है जब किसी अमल का जो रिज़ल्ट है ना, नतीजा, वो डेटा टाइप की हद या उसकी लिमिटेशन से बढ़ जाए यानी ज़्यादा हो जाए।
तो अंडरफ्लो क्या होगा? अंडरफ्लो हैपन्स व्हेन द रिजल्ट इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड, यानी अंडरफ्लो तब होता है जब जो रिजल्ट है वो इतना छोटा है कि उसे ज़ाहिर ना किया जा सके, यानी उसको रिप्रेजेंट ना किया जा सके। बहुत ही छोटा मतलब आंसर आ गया है ना। तो जैसे एग्जांपल में है, इन एन 8-bit सिस्टम 255 + 1 जो है काजेज ओवरफ्लो, ये जैसे ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर इट रैप्स अराउंड द रिजल्ट बिकम्स 0, तो वो कह रहे हैं कि ये अगर राउंड ऑफ करें तो रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 0 ही आया है ना, जो चेंज हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आस्की एंड यूनिकोड कैरेक्टर कोडिंग स्कीम्स। तो कैरेक्टर कोडिंग जो स्कीम्स हैं उनकी अहमियत जो है ना यूनिकोड और आस्की में क्या है। ये आस्की जो है इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंग्लिश कैरेक्टर्स यूजिंग 7 और 8 बिट्स। तो आस्की जो है अंग्रेज़ी हरूफ को ज़ाहिर करने के लिए ना 7 या 8 बिट इस्तेमाल करता है, जबकि यूनिकोड जो है सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी मुख्तलिफ ज़बानों में ना जो हरूफ की वसअत है ना, ज़्यादा रेंज, उनको ये सपोर्ट करता है यूनिकोड जो है। तो आस्की इज़ सूटेबल फॉर सिंपल टेक्स्ट, यानी नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, वाइल यूनिकोड सपोर्ट्स इंटरनेशनलाइजेशन। तो यूनिकोड जो है, ये आस्की जो है ये सादा मदन के लिए यानी सिंपल टेक्स्ट के लिए, जबकि यूनिकोड जो है वो इंटरनेशनल वो लैंग्वेजेस के लिए वो मौजू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन एनी 5 टास्क्स फंक्शंस ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 काम यानी बताने हैं इसके, या जो उसके फंक्शन या टास्क हैं। तो इसका जो आंसर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ना मुनज़्ज़म करता है। उसके बाद इट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। इट मैनेजेस मेमोरी एंड सीपीयू, तो ये मेमोरी और सीपीयू को भी मुनज़्ज़म करता है। इट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, तो ये यूज़र इंटरफेस भी फ्राहम करता है। यूज़र इंटरफेस राब्ता, यानी जो यूज़र है ना वो कैसे राब्ता कर सकता है सिस्टम से, जैसे आप कीबोर्ड या माउस से राब्ता करते हैं ना अपने उससे पीसी से। इट मैनेजेस एप्लीकेशंस एंड फाइल सिस्टम, ये एप्लीकेशंस और फाइल सिस्टम को मुनज़्ज़म करता है। फिर इट इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड मल्टीटास्किंग, ये सिक्योरिटी और मल्टीटास्किंग को यकीनी बनाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो 4 एग्जाम की बतानी है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है। पहले बैच ओएस जो है एग्जीक्यूट्स जॉब्स इन बैचेस ना विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, तो कामों को ना एक साथ बगैर सारिफ की मुदाखलत के अंजाम दे सकता है जो बैच ओएस है। फिर टाइम शेयरिंग जो ओएस है अलाउज मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में ज़्यादा सारे यूज़र एक ही वक्त में मल्टीपल काम कर सकते हैं ना, मल्टीपल यूज़र सॉरी एट ए टाइम उस पर काम कर सकते हैं। फिर जो रियल टाइम ओएस है रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंटली टू इनपुट, यानी इनपुट पर फौरी रद्द अमल देता है ये जो रियल टाइम आउटपुट सिस्टम है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो है रन्स अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो ओएस है ये कई कंप्यूटर्स पर एक साथ चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन 5 स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस विद डायग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशंस को कैसे मुनज़्ज़म करता है और इसकी 5 हालतों की वजाहत करनी है और 7 डायग्राम है। तो इसका जो आंसर है, द ओएस मैनेजेस एप्लीकेशंस एग्जीक्यूशन यूजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अमल के साथ जो बाकायदगी के साथ ना रेगुलरली एप्लीकेशन को चलाता है। फिर 5 स्टेट्स जो हैं, एक न्यू है, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। न्यू जो है ना प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड, यानी जब वो प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया गया, तख्लीक किया गया। रेडी, प्रोसेस इज़ वेटिंग टू रन। फिर उसके बाद ना जो रनिंग है, प्रोसेस इज़ करंटली एग्जीक्यूटिंग, जब वो काम हो रहा है। और वेटिंग, प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट। उसके बाद लास्ट में ना टर्मिनेटेड जो है, प्रोसेस हैज़ बीन फिनिश्ड, यानी जब वो अमल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट्स IDEs in the software development process, including specific features that enhance programming efficiency। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अमल में जो
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स जो हैं इनके किरदार की वजाहत करनी है, उनकी खूबियों समेत ना जो प्रोग्रामिंग कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं, तो इस पर भी डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पे जैसे आंसर में ना IDEs प्रोवाइड टूल्स फॉर कोडिंग, डीबगिंग एंड टेस्टिंग इन वन प्लेटफॉर्म। तो IDEs जो होती हैं ये कोडिंग ना यानी उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करना, उसके बाद जो डीबगिंग है उसके अंदर से गलतियाँ जो हैं और कमज़ोरियाँ वो दूर करना, टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाए ना कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तो उसको टेस्टिफाई करते हैं ताकि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये जो है इसके लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। तो दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय ऑफरिंग कोड सजेशंस एंड एरर चेकिंग। ये कोड तजावीज़ और गलती की चेकिंग के ज़रिए ना जो है उसकी प्रोडक्शन को ना बढ़ाते हैं। फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं इंक्लूड विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स एंड इलिप्स। जो है इसकी नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो, इलिप्स इसकी एग्जांपल हैं। दे सपोर्ट वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये जो वर्जन कंट्रोल है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज सॉफ्टवेयर होस्टिंग, एक्सप्लेन वन प्रिमिसेस एंड क्लाउड होस्टिंग, आल्सो गिव 2 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच। तो सॉफ्टवेयर होस्टिंग क्या है, तो इन पर ना ये बताना है, एक्सप्लेन करना है ऑन प्रिमिसेस और क्लाउड होस्टिंग के बारे में और उनके प्रोज और कॉन्स यानी फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं। तो सॉफ्टवेयर होस्टिंग मींस रनिंग एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर फॉर यूज़र्स। सॉफ्टवेयर होस्टिंग जो है इसका मतलब है कि जो यूज़र है ना उसके लिए एप्लीकेशंस को सर्वर पर रन करना, चलाना। ऑन प्रीमिसेस होस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल्ड ऑन लोकल सर्वर्स। तो ऑन प्रीमिसेस जो है ना होस्टिंग, इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो लोकल सर्वर्स पर इंस्टॉल किया जाता है उसको। और इसकी जो प्रोज और कॉन्स है ना, प्रोज जो है हाई कंट्रोल और बेटर सिक्योरिटी, यानी ज़्यादा कंट्रोल और सिक्योरिटी भी अच्छी होती है इसकी। और कॉन्स इसके हैं कि हाई कॉस्ट यानी पैसा ज़्यादा खर्च होता है इस पर, और लिमिटेड स्केलेबिलिटी और इसकी जो है ना महदूद तोसी, यानी ये बहुत वसी नहीं होता। और जो क्लाउड होस्टिंग है, सॉफ्टवेयर रन्स ऑन रिमोट सर्वर्स विद द इंटरनेट। तो सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट के ज़रिए दूर दराज सर्वर्स पर चलता है ना, जैसे ये बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर्स हैं इनके जो नेट जैसे यूट्यूब वगैरह है ना, तो इनके कुछ मुल्कों में ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे इनकी सर्वर जो है वो रन करते हैं और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारी दुनिया में। फिर उसके बाद जो प्रोज और कॉन्स है ना इसके, प्रोज में तो ये स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव यानी काबिल तोसी है, इसमें वसअत इसको बड़ा कर सकते हैं, वसी कर सकते हैं और इसका खर्च भी कम है। और कॉन्स जो है ना डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, यानी ये सिर्फ नेट होगा तभी चलेगी। और डेटा सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं इसमें, क्योंकि दूर दराज तक जाना होता है तो इसमें सिक्योरिटी के रिस्क शामिल हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अगर कोई सजेशंस हो तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखा करें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।